गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का आचार्य शताब्दी शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अगर आपको याद हो तो हम विज्ञान विषय की बायोलॉजी का पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ाई थी। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि जीवधारियों को जीवन जीने के लिए बहुत सी क्रियाओं का संपादन करना होता है। ठीक है, जैसे कि भोजन करना जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया है भोजन करना। भोजन हम सभी करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? हम अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, हम श्वसन की क्रिया करते हैं, हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, ये भी हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है। हमारे अंदर में प्रत्येक जीवधारी के अंदर, चाहे प्लांट हो या एनिमल, संवेदनशीलता पाई जाती है। मतलब हम बहुत सारी ऐसी क्रियाओं के बारे में बताए थे जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आज हम उसमें से पहली क्रिया भोजन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है भोजन। देखिए, भोजन हम करते हैं, भोजन में हम क्या करते हैं, भोजन में हम क्यों करते हैं। सबसे पहले भोजन की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जीवधारियों को जैविक क्रियाएं करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमें भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है ना। और जो जीवधारी भोजन लेते हैं उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। वो जैसे आप भोजन के रूप में क्या लेते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, चटनी इत्यादि। ठीक है ना, ये सारे आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, परंतु इससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। इस भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं, जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित न्यूट्रिएंट हैं, उससे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी डेली एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इस भोजन की उसे हम कहते हैं पोषण। ठीक है ना, पोषण। अब यहाँ पे बात भोजन क्या है आप तो जान गए, जो हम डेली के लिए दाल चावल के भोजन है। अगर पोषण की बात करते हैं तो पोषण क्या है? पोषण भोज्य पदार्थों से प्राप्त तत्वों, भोज्य पदार्थों से जो प्राप्त होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनकी रचना अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिकों से बनी होती है। ठीक है ना। ये जीवों में किसी न किसी प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन और संपादन करने के लिए आवश्यक होती है। तो इन्हीं यौगिकों को, रासायनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है ना। और इस पोषण की शरीर में आवश्यकता क्या है? सबसे पहला ऊर्जा उत्पादन। देखिए, ऊर्जा उत्पादन हमारे शरीर में अपने आप एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारे पोषक पदार्थ, ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं? अपने डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? शरीर का निर्माण। उसमें बहुत से भोज्य पदार्थों में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ये प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करते हैं और ये नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये कोशिका के आकार में वृद्धि करते हैं। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्य ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब हम इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये पोषक तत्व है क्या? ये सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पोषक तत्व कितने होते हैं? सबसे पहला हम देखते हैं ऊर्जा उत्पादक। कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा उत्पादित करते हैं? मतलब कि आप सुना होंगे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड क्या क्या है। तो ऊर्जा उत्पादक फूड कौन कौन से हैं? कौन कौन से पोषक तत्व हैं? न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या है? वसा। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट और फैट कौन से हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो क्या है? उपापचयी नियंत्रण। अब उपापचयी नियंत्रण फूड की बात करें तो विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, ये क्या करते हैं? ये आपके शरीर के उपापचय में सहायता प्रदान करते हैं। कौन कौन से भोज्य पदार्थ
और आपके भोजन में कौन कौन से, क्योंकि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं सीधा वो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्व आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा, इसको हमने क्लासीफाई किया किसके आधार पे, इनके उपयोगिता के आधार पे मैंने इसको क्लासीफाई किया कि जो पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, जो पोषक पदार्थ हमारे उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं विटामिन, खनिज, लवण और जल होते हैं, जो पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि, ऊतकों का निर्माण करते हैं, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, उनका नाम है प्रोटीन, और जो पोषक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थों का वाहक होते हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अभी इन पोषक पदार्थों को इनके अंदर पाए जाने वाले इनके यौगिकों के आधार पे, तत्वों के आधार पे इनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पोषक पदार्थ हो गए, यानी कि न्यूट्रिएंट कितने हो गए, पोषक तत्व। बच्चों पोषण क्या होता है, इन्हीं पोषक तत्वों का शरीर में मिल जाना ही पोषण होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, पहला है कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक। आपको एक नाम से ही पता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। अगर हम बात करें कार्बनिक में, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन और पांचवा है न्यूक्लिक अम्ल। अकार्बनिक में है आपका, पहला है खनिज लवण और दूसरा है जल। खनिज लवण आपकी बॉडी का 5 से 6% भाग होता है और जल आपकी बॉडी का 65 से 75% भाग होता है, ठीक है ना। ये आपको है कार्बनिक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व है, अकार्बनिक कौन कौन से, मतलब किसमें कार्बन पाया जाता है, किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब इन्हीं पोषक तत्वों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे, नाम आप लोग याद रखिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है और किस अनुपात में पाया जाता है, 1:2:1 के अनुपात में। क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये हमारे बॉडी का 65 से लेकर 70% भाग तक ये बनाता है, ठीक है ना। 50 से लेकर 75% तक कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बिल्डअप करता है और इसमें ये कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है, आपको बताया था। लेकिन मोनोसैकेराइड में आपके आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब जिसमें कोई एक ग्लूकोज का एक अणु हो, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, आपके सुक्रोज है, इसमें पाए जाते हैं आपके गैलेक्टोज है, इसमें पाए जाते हैं आपके माल्टोज है, सुक्रोज, गैलेक्टोज और माल्टोज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के कई अणु एक चेन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि अघुलनशील होते हैं। जैसे कि किसी भी आर्थ्रोपोड्स के जो आउटर स्केलेटन है उसमें पाए जाते हैं। और दूसरा क्या हो गया आपका, मैंने कल आपको बताया था कि जो सेल वॉल है, मतलब जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल में भी पाया जाता है कौन सा, पॉलीसैकेराइड, जो कि अघुलनशील होता है, ठीक है ना। और अब आपको एग्जाम्पल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं
कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप खुद लिख लीजिएगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सुक्रोज, ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका सेल्यूलोज। इसी के साथ साथ आप इसमें काइटिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे पहला कार्य क्या है, इसका कार्य, अच्छा हाँ एक चीज और बता दें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब सुनिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, कार्य की बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य ये है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है ना। ये क्या करता है, इससे भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये क्या करता है, ये विटामिन सी का निर्माण भी करता है, ये भोजन का संचय करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी आपका कौन सा तत्व करता है, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट करता है। इस तरीके से हमने एक पोषक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट जो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है उसको हमने पढ़ा, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ में अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो जो दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। आइए हम आपको प्रोटीन के बारे में बताते हैं। प्रोटीन सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं। प्रोटीन की खोज सर जे बर्जेलियस ने किया था, ठीक है ना। और प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों का निर्माण करता है, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है, और विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है। प्रोटीन के प्रकार की बात करें, प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। एक है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन आप जानते हैं कि कौन सा होता है, सरल प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है, जैसे कि आपका ग्लोबुलिन हुआ, एल्बुमिन हुआ, हिस्टोन हुआ। कौन कौन से हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हिस्टोन, ठीक है ना। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सरल के बाद आता है संयुग्मी प्रोटीन। सरल मैंने आपसे क्या कहा था, ये अमीनो एसिड्स का बना होता है, और संयुग्मी प्रोटीन का किसका बना होता है, ये अणु और इसमें समूह भी, एक तो इसमें अमीनो एसिड में अणु होते हैं, और अणु के साथ साथ समूह भी उसमें जुड़े होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, हो गया, और दूसरा है क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। अब संयुग्मी प्रोटीन के बाद तीसरा प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए जो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, ये वो प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन कैसे बनते हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन है उसके जलीय अपघटन से व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जैसे पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड हो गया, प्रोटीन्स हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके प्रोटीन है, प्रोटीन के प्रकार है, और ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन के कार्य की बात करते हैं। हमने आपसे बताया था कि एकमात्र प्रोटीन ऐसा है जो शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसके अगर हम कार्य की बात करें, सबसे पहला कार्य क्या हो गया, ये किसका, ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है। दूसरा, ये कोशिका का निर्माण करता है। तीसरा, ये ऊतकों का निर्माण करता है। चौथा, ये टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है। पांचवा, ये शरीर की वृद्धि करता है, और इसकी कमी, और ये क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर ये ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। और प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक भी कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है क्या करता है, ये आनुवंशिक लक्षण का विकास करता है, विकास के नियंत्रण में सहायता प्रदान
संवहन में सहायता प्रदान करता है। और इसका एक और कार्य है, इसमें इसकी कमी से दो विभिन्न प्रकार के आवश्यक, जान लीजिएगा, जरूरी है कि बच्चों में एक बीमारी है क्वासियरकोर और दूसरी बीमारी है जिसे कहते हैं मेरास्मस, ठीक है ना। क्वासियरकोर, सॉरी क्लियर लिख रहे हैं, क्वासियरकोर और मेरास्मस। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों बीमारी किसकी कमी से होती है? ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। कई बार बच्चे इसका उत्तर कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं। क्वासियरकोर में क्या होता है कि बच्चे का जो अंग है, हाथ और पैर दुबला पतला हो जाता है और पेट काफी बड़ा हो जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है। और मेरास्मस में क्या होता है? मेरास्मस में उसके अंग प्रत्यंग कैसे हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको प्रोटीन समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद हम अगला पढ़ते हैं वसा, ठीक है। वसा यानी कि फैट। देखिए वसा या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैट, ठीक है ना। अब देखिए ये, अब जान लीजिए वसा की डेफिनेशन लिख लीजिए, ये भी क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है ना। 20 सेंटीग्रेड पे ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगर 20 सेंटीग्रेड पे ये द्रव अवस्था में पाई जाए तो इसे हम तेल भी कहते हैं, इसे हम तेल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का एक एस्टर है। किसका एस्टर है? इसे क्या कहते हैं? ये एस्टर है। किसका एस्टर है? ग्लिसरॉल का और वसी अम्ल का। लिख लीजिए, जो वसा है ये एस्टर है, किसका है? ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का। एक चीज आपको प्रोटीन बताना भूल गए। देखिए हमारे बॉडी में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की जो चेन होती है वो प्रोटीन होती है। हमारे बॉडी में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कि 10 टाइप्स के प्रोटीन हमारे बॉडी में स्वयं ही संश्लेषित होते हैं, लेकिन और 10 प्रकार के प्रोटीन हम बाहर से भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के एस्टर होते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन है, इसे पाए जाते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब इसमें पाया जाता है। इसकी विभिन्न मात्राओं में इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 20 सेंटीग्रेड पे ये ठोस अवस्था में रहते हैं, तो 20 सेंटीग्रेड पे ये द्रव अवस्था में हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तेल कहते हैं। वसा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त वसा, दूसरे होते हैं असंतृप्त वसा। आपको इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जान लीजिए जो मछलियों का तेल होता है, ठीक है ना, जो वनस्पति तेल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वो असंतृप्त वसा होती है। और संतृप्त वसा जितने जो नारियल का तेल है, ताड़ का तेल है, ये सब कैसी है? आपके लिए संतृप्त वसा है, ठीक है। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है ना। अगर हम, और ये क्या करता है? इस वसा का जो संश्लेषण है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया था, बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज एनर्जी ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ ह्यूमन सेल। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी गिविंग फूड है। इसका कार्य क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और वसा आपकी त्वचा के नीचे इकट्ठा होकर के, संश्लेषित होकर के, जमा होकर के आपके बॉडी के ताप को बाहर निकलने से बचाती है। यही कारण है सर्दियों में आप तली भुनी चीज, तैलीय चीजें ज़्यादा खाते हैं, आपको ज़्यादा रुचिकर लगती है, क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखती है, ठीक है। आपके शरीर के, आपके बॉडी के स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे जमा होकर के बॉडी की जो ताप है उसे बाहर निकलने से बचाती है। और वसा भोजन को रुचिकर बनाती है, वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, और ये चोट लगने से भी बचाती है, ठीक है ना। तो ये पढ़ा हमने वसा। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटीन। अगला है आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। किसने की थी? विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी, ठीक है ना। अगर हम इस
विटामिन की बात करते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि कीड़े, आप कीड़ा जानते हैं ना, कीड़ा किसमें है, जब तेल में या घी में गिरता है तो कीड़ा मर जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, कभी आपको भूलेगा नहीं कीड़ा, ठीक है ना। अब देखिए विटामिन के प्रकार, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील। ठीक, क्या है, जो कीड़ा होता है वसा में घुल जाता है, घी तेल में घुल जाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है ना। अब कौन कौन से विटामिन बचा है, 2 विटामिन बचा है, विटामिन सी और विटामिन डी। ये किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। और विटामिन क्या करते हैं, आपके उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का निगमन करते हैं, और इसे हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। आई होप कि आप इस चीज़ को अब कभी नहीं भूलेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे विटामिन है कौन से, ठीक है। कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन बी। इस विटामिन बी को विभिन्न नामों से जानते हैं, एक साथ मिलाकर के कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B11, B12, ठीक है। विटामिन सी, डी, ई और के, यही आपके कितने विटामिन हो गए, 6 विटामिन हैं। लेकिन 6 विटामिन को हम पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 भागों में बांटते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील मैंने आपको बताया बी और सी है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के है, ठीक है। अब विटामिन, इन विटामिन का रासायनिक नाम भी होता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इससे संक्रमण का खतरा भी होता है, ठीक है ना। और इसमें ये किसमें पाया जाता है, आपके मूंगफली में, गाजर में, इन सब में विटामिन, बहुत सी हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी के मैंने आपको बताया, विटामिन बी को कई सारे विटामिन में हम जानेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन 2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से बाल का सफेद होना, असमयिक बाल सफेद हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत मोस्ट कॉमन बीमारी है, इसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन 7 बायोटीन है, इसकी कमी से लकवा मारता है, लकवा की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B11 में फोलिक एसिड, ये भी फोलिक एसिड, आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया हो जाती है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ये भी एनीमिया के, इसके कारण भी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अगर बच्चों में है तो उसे रिकेट्स कहते हैं, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। जब बच्चों को विटामिन डी ठीक से नहीं मिलता है तो बच्चों का जो हाथ पैर है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं छोटे बच्चों को ऑयलिंग करके, तेल में लगा करके धूप में लिटा दिया जाता है। और अगर बुजुर्गों में इसकी कमी हो जाती है तो, या 60 साल से ऊपर के लोगों में इसकी कमी हो जाती है तो ये कौन सी बीमारी हो जाती है, इसमें अस्थि भंगुरता नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रकाश, जो धूप से मिलता है, सूर्य से मिलता है और अपनी बॉडी में स्वयं में संश्लेषित होता है, ठीक है। और विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो विटामिन सी का भी निर्माण करता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और हर प्रकार के दूध में, हरी सब्जियों में, अंडे में, मछलियों में, मांस में ये विटामिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे विटामिन, और इस विटामिन का कार्य क्या है, सबसे पहले उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है।
और ये निगमन के लिए आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, ये रक्षात्मक पदार्थ है, विभिन्न प्रकार से के रोगों से हमारे शरीर को बचा करके रखता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका विटामिन हो गया। अब हम बात करते हैं विटामिन के बाद हमारे दो ही पोषक तत्व बचे हैं, एक है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है जल। ठीक है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉरी आपको अभी खनिज पदार्थ, खनिज लवण भी बचा है। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, आप सभी को ये बहुत पहले से पता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आपके आनुवंशिक पदार्थों का वाहक है। आनुवंशिक पदार्थों के वाहक का मतलब क्या है, आनुवंशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल करता है। और ये क्या है, ये अल्प मात्राओं में हमारी कोशिकाओं के आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, क्योंकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए क्या है, हमारे शरीर के आनुवंशिक पदार्थों का वाहक है, जो हमारे शरीर के फूड को, हमारे शरीर के किसी भी पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। इसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है और इसी के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स भी पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य आपको मैंने बता ही दिया, आनुवंशिक पदार्थों का वाहन करना और एंजाइम का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करना। क्योंकि मैंने आपको जब केंद्रक पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इसके अंदर क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं, तो क्रोमेटिन जाल का निर्माण भी कौन करता है, आपका न्यूक्लिक अम्ल करता है। ठीक है, ये थे आपके अभी तक हमने जितने भी पोषक तत्व पढ़े वो सारे आपके कार्बनिक पोषक तत्व में थे। अब हम आपके अकार्बनिक का पढ़ते हैं। अकार्बनिक में सिर्फ दो ही हैं, सबसे पहला खनिज लवण और यानी कि मिनरल्स, दूसरा है जल। अगर हम खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसमें उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, खनिज लवण करता है। ये हमारे शरीर को बहुत ही पूरे जीवन काल में बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। कुछ खनिजों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ खनिजों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 30 के बाद अक्सर 30 जब एक व्यक्ति की एज 30 ईयर हो जाती है, उसके बाद उसकी बोन्स कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा, उसको ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई गर्भ मतलब किसी लेडी को गर्भ है, तो प्रेग्नेंट लेडी को ये आयरन की मात्रा, आयरन की ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है। मतलब यही सब क्या है, ये सब खनिज लवण है। ठीक है, अब इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे जिस चीज़ की मात्रा, जिन खनिजों की मात्रा हमारे शरीर को अल्प मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिसकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है, ये सब आपके खनिज लवण है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जल। देखिए, जल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आपके बॉडी का। ठीक है, आपके पोषक तत्व का। ये आपके शरीर का 65 से 75% भाग आपके शरीर का बनाता है, और ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए यूजफुल भी होता है, जैसे कि यूरिन के माध्यम से या फिर स्वेटिंग के माध्यम से। आपके देखिए शरीर में पसीने निकलते होते हैं, स्वेटिंग के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ये सब क्या करते हैं, जल के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। और ये आपके बॉडी का कितना वेट होता है, 65 से 75% प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी का वेट होता है, और इसे हम डायरेक्ट पी कर प्राप्त करते हैं। ये हमारे बॉडी में संश्लेषित नहीं होता है, इसे हम पी के प्राप्त करते हैं, और ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इस तरीके से आज हम जीवन की क्रियाओं का जो पहली क्रिया थी भोजन क्या है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या उपयोग है, और भोजन में हम क्या करते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भोजन जो डायरेक्ट हम करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा कतई नहीं मिलती है, बल्कि उसमें उपस्थित पोषक तत्व जब डाइजेस्ट होकर
ऊर्जा प्राप्त होती है तब हमारा पोषण पूर्ण होता है। कल हमने पोषण न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़े थे, कल हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे। आज हम न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, आज हमने उसको पढ़ा। ठीक है ना। इसके अगली क्लास में हम रिस्पिरेशन या फिर अदर एक्टिविटीज, जो लाइफ की अदर एक्टिविटीज है उसको पढ़ेंगे।